तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम पहले थोड़ा सा पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने किया था पिछली क्लास में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का थ्योरेटिकल पार्ट। उसमें हमने जनरल एंट्रीज देखी थी कि क्या क्या जनरल एंट्रीज जो है रिकंस्ट्रक्शन में की जाती हैं। तो उन जनरल एंट्रीज को एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि पहला जनरल एंट्री जो है वो जब हम फेस वैल्यू चेंज करते हैं शेयर्स की। ठीक है, तो जिसका मतलब है नॉमिनल वैल्यू को हम रिड्यूस कर देते हैं। तो नॉमिनल वैल्यू को हम रिड्यूस जब करते हैं तो उसमें कुछ पेड अप वैल्यू होती है। कितने पेड अप वैल्यू का हम बना रहे हैं, जैसे मान लो 10 रुपए का शेयर है, वो ऑलरेडी 10 रुपए का शेयर है, उसको हमने क्या किया है, रिड्यूस करके 5 रुपए का बना दिया है, 5 रुपए का शेयर बना दिया है। ठीक है, एक होता है शेयर को स्प्लिट कर देना। स्प्लिट कर देने का मतलब होता है कि उसको दो पार्ट्स में बांट दिया। दूसरा होता है कि उसकी वैल्यू कम कर देना। तो यहाँ पे जो है वैल्यू कम करने की बात हो रही है। तो इसमें जब वैल्यू कम करते हैं तो उसकी एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें जो डेबिट करते हैं वो ओल्ड वाले शेयर कैपिटल को करते हैं, टू शेयर कैपिटल इसमें न्यू वाले को करते हैं। अब जैसे सपोज करो ये 10 रुपए का 1000 शेयर्स हैं। ठीक है, तो 10 रुपए के 1000 शेयर्स की वैल्यू कितनी होती है, 10,000 रुपए होती है। हमने इसको रिड्यूस कर दिया 5 रुपए का शेयर में, तो अब जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है, 5000 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 10,000, इसमें वैल्यू आएगी 10,000 क्योंकि ओल्ड की कैपिटल की वैल्यू कितनी है, 10,000 है, और न्यू कैपिटल की वैल्यू कितनी होगी, 5000 होगी। बाकी जो 5000 रुपए हमारे बचे पेड अप वैल्यू में कमी जो आई है, इन दोनों में डिफरेंस जो है वो हमारा आ जाएगा 5000 रुपए। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे सिर्फ पेड अप वैल्यू को ही कंसीडर किया जाता है, जो पेड अप वैल्यू नहीं होती उसको कंसीडर नहीं किया जाता। जैसे सपोज करो कि हमारा ये जो शेयर है 10 रुपीज का शेयर है, 10 रुपीज का शेयर जो है उस पे सिर्फ 8 रुपीज पेड अप थे, 8 रुपीज पेड अप थे। ठीक है, पेड अप का मतलब क्या होता है कि जितने पैसे हमें उसके शेयर के मिल चुके हैं। हम ऐसा करते हैं ना कि शेयर्स को हम इंस्टॉलमेंट में लेते हैं शेयर के पैसों को, तो उसमें हम ड्यू करते हैं फिर रिसीव करते हैं, फिर रिसीव करते हैं। तो जो ड्यू नहीं हुई, जैसे सपोज करो 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 में है कि हमने इसको, ये तो एप्लीकेशन मनी है, ये तभी मिल जाती है। अलॉटमेंट मनी हमने ड्यू करी, हमें मिल गई। फर्स्ट कॉल हमने ड्यू करी, हमें मिल गई। लेकिन अभी हमने सेकंड कॉल ना ड्यू करी है ना हमें मिली है, तो इसे पेड अप वैल्यू जो होगी वो 8 रुपीज होगा। ठीक है, और उसका फेस वैल्यू जो होगा वो 10 रुपीज होगा। अब हमने रिड्यूस कर दिया इस शेयर को 5 रुपीज का, फेस वैल्यू कितना कर दिया, 5 रुपीज का, जिसमें 5 रुपीज पेड अप। ठीक है, हमने क्या किया, इसको 5 रुपीज पेड अप किया है। तो हमें जब भी हम रिडक्शन करेंगे शेयर कैपिटल में, तो उसमें हम उसके सिर्फ पेड अप कैपिटल को ही कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब जब हम एंट्री करेंगे ओल्ड शेयर की तो वो 8 रुपए से करेंगे, न्यू शेयर की एंट्री करेंगे तो वो 5 रुपए से करेंगे। ठीक है, तो उस केस में हमारा जो वैल्यू है 1000 शेयर का, अगर मान लो 1000 शेयर ही है यहाँ पर भी, तो 1000 शेयर इंटू यहाँ पर 10 से ना मल्टीप्लाई होके किससे होगा, जितना उसका पेड अप वैल्यू है, जितना उसका पेड अप वैल्यू है। ठीक है, 8 रुपीज पेड अप, तो 8000 रुपए आ जाएगा। तो शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो पुराने वाले का 8000 आ गया, और न्यू वाले का जो फेस वैल्यू भी 5 रुपए है, पेड अप वैल्यू भी 5 रुपए है। ठीक है, अगर ये 4 रुपए कर दी जाती तो 4 से मल्टीप्लाई होगी, अगर पेड अप वैल्यू 5 रुपए की जाएगी तो 5 रुपए से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 रुपए ही का एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5000। ठीक है, फिर बाकी जो बचा टू कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में चला जाएगा, कैपिटल रिडक्शन। तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 3000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहली एंट्री हो गई जब फेस वैल्यू ऑफ शेयर चेंज हो जाती है। ठीक है, दूसरी एंट्री है वेयर देयर इज रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू इज नॉट चेंज, कि फेस वैल्यू चेंज नहीं करी जाएगी, सिर्फ उसकी पेड अप वैल्यू ही चेंज की जाएगी। यानी कि शेयर्स जो हैं वो हमारे चेंज नहीं हो रहे। फेस वैल्यू चेंज होने का मतलब कि हमारा शेयर ही कैंसिल किया जाएगा पुराना वाला, और नया वाला दिया जाएगा जब फेस वैल्यू चेंज होगी। और जब फेस वैल्यू चेंज नहीं होगी तो इसमें शेयर में कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ हमने क्या किया, उनकी पेड अप वैल्यू जो थी उसको रिड्यूस कर दिया, जो उनकी पेड अप वैल्यू थी उसको रिड्यूस कर दिया। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए का शेयर था,
जो कि 8 रुपीज पेड अप था, 8 रुपीज पेड अप था। अभी भी वो 10 रुपए का ही शेयर है न्यू वाला, लेकिन इसको हमने रिड्यूस करके 5 रुपीज पेड अप कर दिया। ठीक है, इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया, 5 रुपीज पेड अप कर दिया। अब इसमें जो है शेयर हमारा चेंज नहीं हुआ, जो ओल्ड शेयर था वही न्यू शेयर है, शेयर में कोई चेंज नहीं आया। बस क्या हुआ है, उसकी जो हमें पैसा रिसीव हुआ था उनका हमने 3 रुपए लिए हुए जो है वो उड़ा दिया। ठीक है, उनको कैपिटल रिडक्शन में कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको हम सिर्फ जो रिडक्शन हुआ है उसकी एंट्री दिखाएंगे। हमें पूरे शेयर को कैंसिल करने की और दोबारा से इशू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके फेस वैल्यू में चेंज नहीं आया है, सिर्फ उसका पेड अप कैपिटल रिड्यूस हुआ है। तो इसलिए सिर्फ जो पेड अप कैपिटल रिड्यूस हुआ है तो कैपिटल रिडक्शन की ही सिर्फ एंट्री दिखाई जाएगी। तो उसके लिए जितना रिडक्शन हुआ है उसके लिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, कितना डिफरेंस है इसमें, 3 रुपए है, तो 1000 शेयर है, 3 into 1000 तो 3000 और 3000 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। पहला वाला है जिसमें हम फेस वैल्यू चेंज कर रहे हैं, फेस वैल्यू चेंज करके जैसे 10 रुपए का शेयर हम 5 रुपए में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो उस केस में तो हमें क्या पुराने शेयर को कैंसिल करना पड़ेगा और न्यू शेयर इशू करना होगा। ठीक है, और सिर्फ हम उसमें जो है अमाउंट की एंट्री दिखाएंगे, सिर्फ उनका पेड अप वैल्यू के अकॉर्डिंग दिखाएंगे। ठीक है, दूसरा वाला केस जिसमें हम सिर्फ पेड अप वैल्यू खत्म रिड्यूस कर रहे हैं, जब हम पेड अप वैल्यू रिड्यूस कर रहे हैं तो उसमें शेयर कैपिटल का जो है सिर्फ पेड अप वैल्यू जो रिड्यूस की है उसकी एंट्री होगी। ठीक है, शेयर कैपिटल का हम सिर्फ वही निकालेंगे जो हमारा पेड अप वैल्यू डिक्रीज हुआ है, हमें शेयर को कैंसिल करने की और दोबारा री इशू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन शेयर आर कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड का मतलब कि हमारा 10 रुपए का शेयर है, 1000 शेयर है, अब हमने उसको जो है कंसोलिडेट करके 2 शेयर को 1 शेयर बना दिया या 5 शेयर को 1 शेयर में कन्वर्ट कर दिया। तो 10-10 के शेयर्स को हमने 1 शेयर में कर दिया, 5 को 1 में कन्वर्ट। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 50 रुपए का शेयर हो गया। तो इस हिसाब से हमारे नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें हमारा फेस वैल्यू में चेंज आ गया। क्या आ गया, फेस वैल्यू में चेंज आ गया। पहले 10 रुपए का फेस वैल्यू था, 50 रुपए का फेस वैल्यू है। ठीक है, तो अब हमें इसको जो है दोबारा से पुराने को कैंसिल करके नए को इशू करना होगा। इसमें कैपिटल में कोई कमी नहीं आएगी, कोई रिडक्शन नहीं होगा, सिंपली जो है शेयर कैपिटल को कैंसिल करके फिर न्यू शेयर की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अमाउंट में टोटल वही रहेगा, अमाउंट में भी इसमें फर्क नहीं आएगा क्योंकि इसमें रिडक्शन नहीं हुआ है, कंसोलिडेशन हुआ है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे 5-10 रुपए इसके 1000 शेयर थे, तो अब यहाँ पे 5 को 1 बनाया है, तो इसको नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए 10,000 को 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 5 to the 10, तो ये हमारे 200 शेयर्स हो जाएंगे, 50 रुपीज के 200 शेयर्स हो जाएंगे। तो इसका टोटल अमाउंट हो जाएगा 10,000 और पुराना वाला भी टोटल अमाउंट 10 into 10,000 1000 10,000 ही था। ठीक है, तो अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा चौथा है शेयर्स आर सब डिवाइडेड। सब डिवाइडेड में क्या होता है, जब शेयर्स को स्प्लिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये यानी कि 50 रुपए का शेयर 5 शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये इसका अपोजिट है, इसमें कोई चेंज नहीं है, मतलब सेम वही एंट्री, पुराने शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे और न्यू शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। इसमें नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो घटे थे ऊपर वाले में कंसोलिडेशन में, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे क्योंकि वो डिवाइडेड हो जाएंगे। ठीक है, तो व्हेन एनी सैक्रिफाइस इज मेड बाय द क्रेडिटर, क्रेडिटर का सैक्रिफाइस मतलब कि वो अपनी जो ड्यू अमाउंट है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, मान लो उन्होंने 10,000 का लेने थे, लेकिन उन्होंने उनसे जो है हमारी बात हुई और वो मान गए कि हम जो है अब 50% ले लेंगे तुमसे, 50% माफ कर दिया। ठीक है, तो वो सैक्रिफाइस कर देते हैं। तो जब सैक्रिफाइस कर देते हैं तो जितना अमाउंट सैक्रिफाइस होगा उतने की एंट्री होगी, सिर्फ जितना सैक्रिफाइस होगा सिर्फ उतने की एंट्री होगी। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, वैल्यू ऑफ एसेट्स इज अप्रिशिएटेड, जब एसेट्स की वैल्यू बढ़े एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। फॉर डिक्रीज या राइटिंग ऑफ एसेट, इसमें एसेट क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो जाएगा। फॉर रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा तो कैपिटल रिडक्शन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे वही रूल लगाना है एसेट्स का, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट किया जाएगा, एसेट घटता है तो क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, एसेट बढ़ा तो एसेट डेबिट हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो जाएगा।
एसेट घटा तो एसेट क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो जाएगा। इसी तरह से लायबिलिटी में लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट हो जाएगी और कैपिटल रिडक्शन डेबिट कर दिया जाएगा। लायबिलिटी घटती है तो डेबिट हो जाएगी और कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट कर दिया जाएगा। बस ये रूल लगाना है एसेट डेबिट और क्रेडिट का, और कैपिटल रिडक्शन जो है वो अपोजिट में चला जाएगा। सिंपल एंट्रीज होंगी एसेट्स के बढ़ने और घटने की, लायबिलिटी के बढ़ने और घटने की। ठीक है, अब एंट्री फॉर इंक्रीजिंग द लायबिलिटी, सिंपल कैपिटल रिडक्शन टू लायबिलिटी। जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट की जाएगी, तो यहाँ पे हमने क्रेडिट कर दिया, कैपिटल रिडक्शन को डेबिट किया जाएगा, यहाँ पे हमने कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर दिया। ठीक है, तो ये 4 एंट्री जो है सिंपल एकदम, 4-5 एंट्री, ये दोनों तीनों ये सारी सिंपल है। ठीक है, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होगी, जब वो छोड़ रहे हैं हमारे ऊपर लायबिलिटी, तो वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगी। जब रिड्यूस होगी तो लायबिलिटी को क्या करना है, डेबिट करना है। तो क्रेडिटर्स को डेबिट कर दिया, कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, सिंपल एंट्री है उनकी। अब है रिकॉर्डिंग न्यू लायबिलिटी। न्यू लायबिलिटी को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसको क्या किया जाता है, न्यू लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए या फिर प्रोविजन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये भी क्या है, लायबिलिटी। जब न्यू लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लायबिलिटी इंक्रीज में ही आता है। जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उस लायबिलिटी को क्रेडिट कर देते हैं और अपोजिट में कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर देंगे। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, या तो लायबिलिटी या कोई प्रोविजन जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं। कंटिजेंट लायबिलिटी या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को जब भी पे किया जाता है, तो लायबिलिटी पे हो रही है तो हमारे पास से पैसा जाएगा, तो जब भी पैसा जाता है, कैश जाता है, बैंक जाता है, तो उसको क्रेडिट किया जाता है, तो क्रेडिट कर देंगे, कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर देंगे। ठीक है, व्हेन रिकॉर्डेड एसेट्स आर डिस्पोज्ड ऑफ, जो हमारे रिकॉर्डेड एसेट्स हैं बुक्स में हैं उनको हम डिस्पोज्ड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो उनको सेल कर देते हैं। डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब उसको सेल कर देते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कैश आ रहा है यहाँ पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू एसेट अकाउंट। अगर उसमें कोई हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है तो कैपिटल रिडक्शन की उसमें एंट्री दिखा देंगे। अगर प्रॉफिट में हमने किया है डिस्पोज्ड ऑफ तो कैपिटल रिडक्शन जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर हमने उसको लॉस में किया है तो कैपिटल रिडक्शन जो है डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अगर लॉस में किया है, मान लो 10,000 का एसेट था रिकॉर्ड्स में, हमने उसको 8,000 में डिस्पोज ऑफ कर दिया। ठीक है, 8,000 में डिस्पोज कर दिया, तो हमें यहाँ पे जो है कितने का, 2,000 रुपए का लॉस है। तो अगर लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट किया जाएगा। बैंक में कितने का डिस्पोज किया है वो अमाउंट आ जाएगी, 8,000 का डिस्पोज ऑफ किया है। एसेट कितने का था, 10,000 का एसेट था, तो डिफरेंस क्या है, 2,000 का है, कहाँ है, डेबिट साइड है, तो वहां पे कैपिटल रिडक्शन जो है वो 2,000 से डेबिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने ज्यादा में कर दिया, था वो 10,000 का, लेकिन हमने उसको डिस्पोज ऑफ किया है 15,000 में, तो अब यहाँ पे हमने उसको एक्सेस में डिस्पोज ऑफ कर दिया उसकी बुक वैल्यू से ज्यादा में, तो वो हमें प्रॉफिट हुआ है, तो 5,000 का प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को जो है वो क्रेडिट में दिखाया जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन के नाम से। ठीक है, व्हेन एन अनरिकॉर्डेड एसेट इज सोल्ड ऑफ, ये तो कौन सा था, जब रिकॉर्डेड एसेट सोल्ड ऑफ होगा, और जब अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड ऑफ होगा तो उसमें जो है हमारा कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं दिखाएंगे। ठीक है, कितने का था उससे भी कोई मतलब नहीं है। सपोज को यहाँ पर यही वाले एसेट्स हमारे अनरिकॉर्डेड एसेट है। ठीक है, एक को हमने 10,000 के एसेट को 8 में बेच दिया, एक को हमने 10,000 के एसेट को 15 में बेच दिया, तो अब हमें वो कितने का था उससे कोई मतलब नहीं है। जब वो अनरिकॉर्डेड है तो वो कितने का था उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें ये देखा जाएगा कि कितने में वो हमने डिस्पोज ऑफ किया है। ठीक है, अगर 8,000 में किया है तो 8,000 की एंट्री दिखाएंगे, 15,000 में किया है तो 15,000 की एंट्री दिखाएंगे, कितने का था उससे कोई मतलब नहीं होगा। तो सिंपली बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, जितने में बिका है उतना अमाउंट इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि जिसमें क्या डिफरेंस है, अगर रिकॉर्डेड एसेट्स है, रिकॉर्डेड एसेट्स का मतलब क्या है, वो पहले से हमारी बैलेंस शीट में है, तो उसको जो है उसकी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट और लॉस हम दिखाएंगे। ठीक है, और उसके नाम से एंट्री में दिखाएंगे। लेकिन अगर वो हमारा अनरिकॉर्डेड है, मतलब बैलेंस शीट में वो नहीं शो हो रहा है, ठीक है, अनरिकॉर्डेड है, तो उसमें सिर्फ हम कितने में डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं सिर्फ उसकी एंट्री दिखानी है, और एसेट के नाम से एंट्री नहीं दिखानी, सिर्फ पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो कैपिटल रिडक्शन से दिखाना है। ठीक है, और ये वाले केस में सिर्फ प्रॉफिट और लॉस कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। ठीक है, फॉर रिकॉर्डिंग बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स। ठीक है, अगर कोई बैड डेट्स हो गए हैं, डाउटफुल डेट्स हो गए, ठीक है, तो उनकी एंट्री हम दिखाएंगे। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि ये हमारा लॉस होता है।
टू डेटर्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगर हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बना हुआ है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से एंट्री होगी यहाँ पे, और अगर हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं बना हुआ तो वो डेटर में जाएगा। लेकिन अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना हुआ है, सपोज करो 1000 रुपीज का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है हमारा, और जो बैड डेट्स हो रहे हैं वो 2000 के हो रहे हैं, तो जितना हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो यहाँ आ जाएगा, बाकी 1000, बाकी ये पूरा जो है पूरा 2000 ही इसमें आएगा। फिर हमें इसका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बनाना होगा, ठीक है, फिर वहां से एंट्रीज हमारी जाएंगी वहां पर, ठीक है, डेटर हमारा रिड्यूस हो जाएगा 2000 से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। व्हेन शेयर्स आर कन्वर्टेड इनटू स्टॉक, अब स्टॉक में कन्वर्ट किया जा रहा है तो शेयर कैपिटल को कैंसिल किया जाएगा, शेयर स्टॉक को क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसका अब ये क्या है, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस अगर पे किए जाएंगे तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो जाएगा टू बैंक हो जाएगा, क्योंकि पैसे जा रहे हैं। अगर हम न्यू शेयर इशू करके फाइनेंस रेस कर रहे हैं तो वही जो इशू की एंट्री होती है वही एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। या फिर हम पूरी एंट्री इसकी दिखाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। व्हेन एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड आर कैंसल्ड, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती क्योंकि उसकी जो है ड्यू करने की एंट्री नहीं हुई होगी, उसकी बैलेंस शीट में कोई शो नहीं हो रहा होगा। ये जब तक हम जब ड्यू करते हैं, डिविडेंड करते हैं ड्यू, तो वो उसी टाइम पे हो जाता है, ठीक है। अगर कैंसिल कर रहे हैं एरियर्स ऑफ डिविडेंड तो उसकी इसमें कोई एंट्री नहीं होगी। व्हेन द रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज चेंज, जब डिविडेंड रेट चेंज होगा तो इसका मतलब हमारे शेयर्स ही वो चेंज हो रहे हैं, तो ओल्ड शेयर को कैंसिल कर देंगे, डेबिट कर देंगे, न्यू शेयर्स को क्रेडिट कर देंगे। यानी कि ओल्ड शेयर्स जो ओल्ड रेट के हिसाब से हैं उनको डेबिट कर देंगे और न्यू रेट के हिसाब से जो है उसको क्रेडिट कर देंगे। मान लो पहले 12% के प्रेफरेंस शेयर्स थे, अब वो 10% में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो पुराने वाले ओल्ड वालों को डेबिट कर दिया जाएगा, न्यू वालों को क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें अगर कैपिटल रिडक्शन नहीं हो रहा है, सेम वैल्यू वही है, 100 रुपए का था पहले, अब भी 100 रुपए का था, ठीक है, तो उसको कोई रिडक्शन की एंट्री नहीं दिखाएंगे, सिंपली जितना अमाउंट टोटल बन रहा है वही आ जाएगा, बस शेयर जो है वो कैंसिल होकर ओल्ड वाले न्यू शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब न्यू डिबेंचर्स आर एक्सचेंज, अगर इसी तरह से डिबेंचर एक्सचेंज हो रहे हैं, सेम वही केस, परसेंटेज चेंज हो रही है उनकी, ठीक है, कैटेगरी चेंज हो रही है, तो ओल्ड वालों को कैंसिल कर देंगे, डेबिट कर देंगे, न्यू वालों को क्रेडिट कर देंगे। When new debentures are issued for old sacrifices also made, कि जब पुराने वाले डिबेंचर्स को न्यू डिबेंचर्स दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ वो सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं, ठीक है। मान लो वो 100 रुपए का था, अब वो 50 रुपीज का हो रहा है, वो अपना 50% सेक्रीफाइस करने को तैयार है, ठीक है। तो पुराने वालों को डेबिट कर देंगे और न्यू वालों को जितने में इशू कर रहे हैं आप वो अमाउंट आ जाएगा, और जितना नीचे डिफरेंस आ जाएगा विद सेक्रीफाइस अमाउंट, ठीक, कैपिटल रिडक्शन में। अगर डिबेंचर होल्डर सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने एक्रूड इंटरेस्ट को, तो जो भी एक्रूड इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की एंट्री है उसको डेबिट कर देंगे टू कैपिटल रिडक्शन। इसके बाद व्हेन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कैपिटल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम इज यूटिलाइज्ड फॉर दिस पर्पस, ठीक है, जब हम इसको यूटिलाइज करेंगे, अगर हमारा कम पड़ेगा तो इसको हमें यूटिलाइज करना होगा कहाँ से, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कैपिटल रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, ठीक है। तो इसको हम डेबिट कर देंगे, या डायरेक्ट यूटिलाइज करने को बोले टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। अब इसमें एंट्री होगी बाद में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को यूज किया जाता है राइट ऑफ करने के लिए फिक्टिशियस एसेट्स को, ठीक है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट, क्रेडिट, गुडविल को क्रेडिट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन शेयर्स और डिबेंचर्स और अदर एसेट्स, अगर इसके अलावा कोई और एसेट को भी रिड्यूस किया जाएगा तो वो भी हमारा क्रेडिट हो जाएगा। फिर अगर इसमें हमारा कोई बैलेंस बच जाता है, कैपिटल रिडक्शन का कुछ बैलेंस बच जाता है, तो उसको कैपिटल रिजर्व के नाम से दिखा देते हैं। उसको किसके नाम से दिखाते हैं, कैपिटल रिजर्व के नाम से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, कुछ चीजों का जो है बताया नहीं जाता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन उसके बारे में साइलेंट होता है, ठीक है। जैसे किसके बारे में साइलेंट होता है, इसके बारे में साइलेंट होता है, ठीक है, कौन कौन से एसेट्स को करना है या नहीं करना, ठीक है। क्या होते हैं ये फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में आमतौर पे क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता है, ठीक है, साइलेंट रहता है बिल्कुल, ठीक है। बैलेंस शीट में ये फिक्टिशियस एसेट दिखाई जा रहे होते हैं और नीचे इसकी कोई जिक्र नहीं हो रहा होता है। तो अगर ये बैलेंस शीट में है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस पार्ट है, ठीक है,
इसको प्रॉफिट एंड लॉस को कभी कभी जो है वो लाइबिलिटी साइड दिखा दिया जाता है नेगेटिव में, और कभी कभी एसेट साइड होता है ये, ठीक है। अगर लाइबिलिटी साइड में नेगेटिव में है तो भी लॉस है, और या एसेट साइड में पॉजिटिव में दिख रहा है तो भी लॉस है, ठीक है। तो इसको हम क्रिएट कर देंगे, गुडविल होगा उसको क्रिएट कर देंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होगा क्रिएट कर देंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स होगा क्रिएट कर देंगे, ठीक है। इनके बारे में क्वेश्चन में साइलेंट होता है, तो अगर बिना कहे इसको हमें क्रेडिट करना है यहाँ पे लास्ट एंट्री में, ठीक है। और अगर किसी और एसेट्स को भी रिड्यूस करने को कह रहा है कि जो बाकी बचा अमाउंट है वो बता नहीं रहा है कितना रिड्यूस करना है, ठीक है। क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि ये एसेट्स को इतना रिड्यूस करना है, तो जितना अमाउंट बचेगा उतना अमाउंट से हम यहाँ पे रिड्यूस कर देंगे। अगर नहीं बचा है, अगर मतलब उसने जो है नहीं बचा है तो रिड्यूस नहीं होगा, या अगर उसने डायरेक्ट अमाउंट बता दिया कि कितना रिड्यूस करना है तो वो अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं बताया तो जो बैलेंसिंग फिगर में है वो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद हमें अमाउंट बताया हुआ है फिर भी कुछ बैलेंस बच जाता है, ठीक है, कैपिटल रिडक्शन का, तो वो हमारा कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। इसके बारे में भी क्वेश्चन में कुछ नहीं बताएगा, ये हमें खुद देखना है कि अगर अमाउंट बच रहा है तो क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, ठीक है। अगर अमाउंट नहीं बच रहा है तो बात अलग है, ठीक है। तो ये है हमारी एंट्रीज। बाकी एंट्रीज में क्या होगा, बाकी एंट्रीज में सिंपल है एकदम के, वो सब हमारा जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है ऐसे वैसे उसकी एंट्रीज करनी है, ठीक है। अलग अलग टाइप्स की एंट्री है, जरूरी नहीं है ये सारे टाइप्स की एंट्री एक क्वेश्चन में होंगी आपके, ठीक है। जितनी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिसकी जरूरत है वो एंट्री को यूज करेंगे हम, ठीक है। तो कुछ इसके मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं जो पीछे पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये बी पार्ट में आया हुआ है क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कंपनीज पोजीशन है 31 मार्च 2010, 20,000 इक्विटी शेयर्स 100 रुपीज ईच के हैं जो कि 20 लाख रुपए बन रहे हैं। 10,000 6% डिवेंचर्स है 100 रुपीज ईच के जो कि 10 लाख बन रहा है। इंटरेस्ट पेएबल ऑन अबाउट डिवेंचर्स 1,20,000 बन रहा है, और इसके अलावा कोई और लाइबिलिटी नहीं है। तो लाइबिलिटी में सिर्फ ये 3 आइटम है और कोई लाइबिलिटी नहीं, करंट लाइबिलिटी कोई नहीं है, ठीक है, और ना कोई और अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज है, बस डिवेंचर्स हैं करंट नॉन करंट लाइबिलिटी में, ठीक है। और ये इंटरेस्ट पेएबल है अबव ऑन डिवेंचर्स, अबव डिवेंचर्स, ठीक है। तो और ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, बस इतना है। इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन किया गया है एसेट्स का इसी डेट पर, और उसका जो है सिर्फ 9,60,000 वैल्यू है, ठीक है। तो एसेट्स की जो वैल्यू निकल के आई है हमारी, कितना निकल के आई है, 9,60,000 निकल के आई है। यहाँ पे कहीं पर भी बुक वैल्यू का जिक्र क्वेश्चन में नहीं है, एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी है, ठीक है। बस क्या बताया है कि वैल्यूएशन कितना आया है वो बताया है। तो अब हमारा एक डाउट यहाँ पे ये है कि अब ये कैसे निकालेंगे कि एसेट्स में कितना रिडक्शन हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है आगे, फॉलोइंग स्टेप्स टेकन किए गए हैं, ठीक है, अप्रूवल ऑफ ऑल कंसर्न, जो भी कंसर्न है उनके अप्रूवल से। क्या क्या है कि फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स वाज टू बी रिड्यूस टू 40 ईच एंड 20 पेड अप। अब इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पर जो शेयर की वैल्यू थी वो 2000 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 लाख होता है, तो इसका मतलब फुल्ली पेड अप शेयर थे, ठीक है। तो अब इसमें दोनों काम हमने कर दिए, उनकी पेड अप वैल्यू भी रिड्यूस कर दी और उनकी फेस वैल्यू भी रिड्यूस कर दी। पहले वो कितने का था, 100 रुपए ईच का था, अब कितने का हो गया, 40 रुपए ईच का हो गया। पेड अप वैल्यू पहले पूरी 100 रुपीज थी, अब पेड अप वैल्यू कितना हो गया उसका, 20 रुपए हो गया। तो अब मैंने ये बताया था क्वेश्चन में कि जब भी उसका वैल्यू रिडक्शन हो, जब भी उसका वैल्यू रिडक्शन हो, ठीक है, फेस वैल्यू में और पेड अप वैल्यू में, तो हमें किसके अकॉर्डिंग एंट्री दिखानी है, उसके पेड अप वैल्यू के अकॉर्डिंग दिखानी है, ठीक है। तो अब इसमें नंबर ऑफ शेयर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों चेंज नहीं आएगा नंबर ऑफ शेयर में, क्योंकि इसमें ना कंसोलिडेशन हुआ है शेयर्स का, ना ही स्प्लिट हुआ है, इसलिए नंबर ऑफ शेयर्स उतना ही रहेगा 20,000, ठीक है। तो पहली एंट्री जो है वो कैपिटल रिडक्शन की एंट्री होगी। ओल्ड शेयर्स को कैंसिल करते हैं, डेबिट किया जाएगा, ठीक है। तो ओल्ड शेयर कैपिटल कितना, 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं 100 रुपीज ईच के, 23 लाख इसका शेयर कैपिटल है, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी इसकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना है वो, 2,000, 20,000 है, 2,000 है, 20,000, 20,000
शेयर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है। तो टोटल वैल्यू इसका कितना आ गया, 20 लाख रुपीज आ गया, ठीक है। अब न्यू शेयर क्रेडिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये जो है 100 रुपए का शेयर कन्वर्ट करके 40 रुपए में कर दिया गया है, जो कि पेड अप है, ठीक है। 40 रुपए का तो उसका फेस वैल्यू है और 20 रुपए उसका पेड अप वैल्यू है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन मैंने पहले बताया क्या कि हमें इससे मतलब होता है पेड अप वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें एंट्री करनी होती है, फेस वैल्यू को एंट्री में नहीं दिखाया जाता, ठीक है, सिर्फ पेड अप वैल्यू को दिखाया जाता है। तो पेड अप वैल्यू कितना है, 20 रुपए है, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 20,000 है। तो 20,000 इंटू 20 से एंट्री होगी, तो ये कितना हो गया, 4 लाख रुपीज, ठीक है। अब बाकी इसमें डिफरेंस जो है वो कैपिटल रिडक्शन में आ जाएगा, डिफरेंस कितना है, 16 लाख रुपीज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैपिटल रिडक्शन, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है, 16 लाख, ठीक है। नरेशन लिख देंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच रिड्यूस टू ₹40 एंड 20 पेड अप, ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी। अब इसके बाद सेकेंड है टोटल क्लेम्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स वाज रिड्यूस टू 5 लाख, ठीक है। तो डिबेंचर्स का जो क्लेम है वो कितने में रिड्यूस कर दिया, 5 लाख रुपीज, टू, ठीक है। यहाँ पे हमारा बाय भी हो सकता है, अगर बाय होता तो उसमें हमारा ये होता कितने रुपए रिड्यूस किए गए हैं, यहाँ पे 2 है यानी कि न्यू वैल्यू बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उनका टोटल क्लेम क्या है, इनका टोटल क्लेम इनका है डिबेंचर का फेस वैल्यू एज वेल एज उसका इंटरेस्ट, दोनों मिला के इसका टोटल क्लेम बनता है, ठीक है। तो टोटल क्लेम को रिड्यूस कर दिया गया, यानी कि इंटरेस्ट भी खत्म कर दिया गया और वो भी खत्म कर दिया गया, उनका फेस वैल्यू भी खत्म कर दिया गया। तो जो लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, उस अगर लायबिलिटी रिड्यूस होती है उसको क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। अब इसका फेस वैल्यू चेंज हो रहा है, डिबेंचर का क्लेम रिड्यूस हो रहा है, तो अब न्यू डिबेंचर जो है इनको द डिबेंचर होल्डर्स एग्री टू एक्सेप्ट इतना 40 ईच 20 paid up in part satisfaction of their claim as referred above for the balance they were allotted 8% debentures, ठीक है। अब पहले वाले में जो है उनका क्लेम रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, उनका क्लेम रिड्यूस हो रहा है, तो 5 लाख में हो रहा है, तो जितना रिड्यूस हो रहा है उतने की हम एंट्री इसमें दिखा देंगे, ठीक है। तो जो रिड्यूस हो रहा है, एक हो रहा है डिबेंचर 5 लाख रुपए से रिड्यूस हो रहा है, तो डिबेंचर को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। डिबेंचर कौन सा कितना परसेंट डिबेंचर है, ये 6% डिबेंचर है, ठीक है। तो यहाँ पे डिबेंचर अभी नया डिबेंचर नहीं दिया जा रहा है, तो इसलिए कैंसिल करने की और इशू करने की एंट्री नहीं दिखाई जाएगी, ये रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस की एंट्री दिखाई जाएगी सिर्फ। तो 6% डिबेंचर, 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, और दूसरा वाला क्या रिड्यूस हो रहा है, उनकी लाइबिलिटी टैक्स वो इंटरेस्ट की भी रिड्यूस हो रही है, इंटरेस्ट पेएबल, ठीक है। तो उसकी एंट्री आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। 6% डिबेंचर कितने रुपए के थे, 5 लाख रुपए के रिड्यूस हो रहे हैं, तो जितना रिड्यूस हो रहा है सिर्फ वो आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो दोनों सेम है, जो बचा हुआ है वो भी सेम है और जितना रिड्यूस हो रहा है वो भी सेम है, लेकिन अगर डिफरेंट हो तो हमें सिर्फ उस पर ध्यान देना है, जब रिड्यूस कर रहा है तो कितना अमाउंट रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे 5 लाख रुपए रिड्यूस हो रहा है तो 5 लाख रुपए डेबिट होगा, ठीक है। दूसरा इंटरेस्ट है 1,20,000 रुपए का रिड्यूस हो रहा है, क्रेडिट में हो जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कितना हो गया, 6,20,000 रुपए हो गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में और क्या बताया, द डिबेंचर होल्डर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट शेयर्स ऑफ ₹250, 2,50,000, ठीक है। डिबेंचर होल्डर्स जो हैं वो डिबेंचर शेयर्स लेने को एग्री हो गए हैं 2,50,000 के, 40 ईच एट 20 पेड अप, ठीक है। 2.5 लाख रुपए के शेयर्स लेने को एग्री हो गए। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो
क्योंकि हमें वहां पे दिखाना होगा नरेशन में कि कितने शेयर्स इशू किए गए। तो 2.5 लाख रुपए के शेयर्स ले रहे हैं वो, तो उसको क्या करेंगे 20 से डिवाइड करेंगे, उसकी पेड अप वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तब हमें वो पता चलेगा कि कितने उनको शेयर्स मिल रहे हैं, कितने उनको शेयर्स मिल रहे हैं। तो इतने रुपए के हैं, पेड अप इतना है, तो 20 से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, जो हम नरेशन में बता देंगे कि इतने शेयर्स हमने उनको दिए हैं। लेकिन जनरल एंट्री में नंबर ऑफ शेयर्स से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट ये 2.5 लाख रुपए आ जाएगा इक्विटी कैपिटल में। इन पार्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम एज रिफर्ड अबव, ठीक है, तो पार्ट पेमेंट और बाकी दे वर अलॉटेड 8% डिवेंचर ऑफ देयर पार्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम। अब 2.5 लाख रुपए के तो उनको शेयर मिल गए। अब पहले ये देखेंगे बचा कितना वैल्यू है, तो पहले था उनका वैल्यू डिवेंचर्स का 10 लाख, कितना था 10 लाख था, ठीक है, जिसमें से 55 लाख जो है हमने वो रिड्यूस कर दिया, तो अब बचा कितना 5 लाख बचा। अब कितना क्लेम बचा उनका 5 लाख बचा, इंटरेस्ट तो पूरा खत्म ही कर दिया हमने उनका, ठीक है, तो सिर्फ इसका फेस वैल्यू बचा है। अभी 5 लाख में से हम उनको पार्ट पेमेंट कर रहे हैं, जिसमें हम 2.5 लाख रुपए जो है वो क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर दे रहे हैं, 2.5 लाख रुपए के इक्विटी शेयर दे रहे हैं। अब बचा कितना 5 लाख में से ये 2.5 लाख माइनस करेंगे, इक्विटी शेयर कितने के दे दिए, तो बचा कितना 2.5 लाख रुपए बचा। अब इस 2.5 लाख रुपए के लिए क्या बता रहा है, इस 2.5 लाख रुपए के लिए कह रहा है कि इन पार्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर एज रिफर्ड अबव एंड फॉर बैलेंस दे वर अलॉटेड 8% डिवेंचर। बाकी के लिए जो बचा हुआ है उसके लिए क्या किया है 8% डिवेंचर दिया है, 8% डिवेंचर दिया। इसमें अब कोई रिडक्शन नहीं है, रिडक्शन जो होना था वो पहले हो गया। अब ओल्ड वाले डिवेंचर कौन से थे हमारे 6% डिवेंचर थे, ठीक है, ओल्ड वाले ये 6% डिवेंचर थे, जिनको 5 लाख को रिड्यूस कर दिया, इसकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। अब बचे हुए 5 लाख में से पार्ट पेमेंट में 2.5 लाख के इक्विटी शेयर दे दिए, बाकी बचे हुए के 8% डिवेंचर दे दिए। ये बाकी बचा हुआ है वो कैसे निकलेगा कि जितना क्लेम है 5 लाख रुपए माइनस जितने के इक्विटी शेयर दे दिए 2.5 लाख के दे दिए, तो बाकी माइनस करके इसमें से ये हमारा 2.5 लाख बचा, 2.5 लाख के लिए 8% डिवेंचर दिए, तो इसकी एंट्री होगी। ओल्ड वाले डिवेंचर्स को हम कैंसिल करेंगे, तो उसको कैंसिल करने के लिए 6% डिवेंचर्स को डेबिट किया जाएगा, 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू, उनको इक्विटी शेयर दिए हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और टू, और इनको न्यू डिवेंचर्स दे दिए 8% डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। टोटल कितना डिवेंचर था 5 लाख रुपए का था, 2.5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए, ठीक है, तो इसकी ये वाली एंट्री होगी। अब चौथा, एसेट वर ब्रॉट डाउन टू देयर रिवाइज करंट वैल्यू। अब जो एसेट्स हैं उनको रिवाइज वैल्यू पे ब्रॉट डाउन किया गया है, तो एसेट्स को ब्रॉट डाउन करने के लिए क्या एंट्री होती है उनकी रिवाइज वैल्यू पे, तो जितना कैपिटल रिडक्शन हो रहा होता है एसेट्स में, जितना हमारा रिडक्शन हो रहा होता है सिर्फ उसकी एंट्री दिखानी है। तो यहाँ पर तो हमें न्यू वैल्यू पता है, उनकी ओल्ड वैल्यू तो पता नहीं है। अगर ओल्ड वैल्यू पता होती तो तभी हमें पता चलता कि कितना रिडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो हमें ओल्ड वैल्यू पता ही नहीं है, तो कैपिटल रिडक्शन कैसे हम पता लगाएंगे कि कितना कैपिटल रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हम जो है बैलेंस शीट का फॉर्मेट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। हमारा एसेट्स दो साइड होती है, लायबिलिटी और एसेट, ठीक है, और जितना हमारा लायबिलिटी का टोटल होता है उतना ही हमारा एसेट्स का टोटल होता है, ठीक है। तो अगर हमारा लायबिलिटी का टोटल पता चल जाए तो एसेट्स का टोटल भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा देखो क्या है, लायबिलिटी बताई हुई है, इक्विटी शेयर इतना है, डिबेंचर इतना है, इंटरेस्ट डिबेंचर इतना है, इसके अलावा कोई और लायबिलिटी नहीं है। तो जितनी लायबिलिटी है वो यही है, तो इसका मतलब हमारा टोटल कितना हो गया, ये लायबिलिटी का टोटल 20 लाख, 10 लाख, 30 लाख, 30 लाख और 1,20,000, 31,20,000। तो लायबिलिटी का टोटल हो गया हमारा 31,20,000, ठीक है। तो एसेट्स भी कितने हो गए 31,20,000, ठीक है। तो ये हमारे एसेट्स का टोटल आ गया। अब एसेट्स की न्यू वैल्यू क्या बताई जा रही है, एसेट्स की न्यू वैल्यू बताई जा रही है 9,60,000, ठीक है, यहाँ बताए गए ये यहाँ पर एन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स जिसकी कितना हुआ है 9,60,000 का हुआ है, तो ये रिड्यूस होके हमारा वैल्यू कितना हो गया 9,60,000। तो यहाँ से हमें जब उसकी न्यू वैल्यू पता है तो अब कितना रिडक्शन हुआ है वो हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा कैपिटल एसेट्स में रिडक्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा,
एसेट्स में रिडक्शन आ जाएगा। तो अब इसको देखेंगे, तो और ये लास्ट एंट्री है, इसके बाद कोई एंट्री नहीं कैपिटल रिडक्शन की, ठीक है। तो इसको रिड्यूस करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हमारा माइनस करके आ जाएगा 21,60,000, ठीक है। अब जैसे कि कैपिटल रिडक्शन की एसेट्स को रिडक्शन की एंट्री है, लास्ट एंट्री है हमारी ये, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा कैपिटल रिडक्शन कितना बच रहा है या कितना कम पड़ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना होगा। वर्किंग नोट में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट लिख देंगे यहाँ पर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। और जहां पर कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड एंट्री आ जाएगी, जहां पर क्रेडिट हुआ है उसकी क्रेडिट साइड एंट्री आ जाएगी। तो सबसे पहली एंट्री जो थी वो हमारी, हमने इक्विटी शेयर्स को रिड्यूस किया था 5 लाख, कितने से, 16 लाख रुपए से, ठीक है। तो ये 100 रुपए का शेयर हमारा 20 रुपए का, 40 रुपए का 20 पेड अप का बचा था, ठीक है। तो कैपिटल रिडक्शन हमारा यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, तो 16 लाख रुपए क्रेडिट में आ जाएंगे। यहाँ पे 6,20,000 क्रेडिट हुआ है, ये किससे हुआ है, ये 6% डिबेंचर और इंटरेस्ट से हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और ऊपर वाला इक्विटी कैपिटल से हुआ है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल की एंट्री हो जाएगी 16 लाख रुपए, इक्विटी शेयर कैपिटल 16 लाख रुपए, ठीक है। जहां पे क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट में आ जाएगा, डेबिट हुआ है तो डेबिट में आ जाएगा। डिबेंचर हुआ है 6% डिबेंचर रिड्यूस हुए थे, कितने के किए थे, 5 लाख रुपए रिड्यूस किए थे हमने उसके। और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये कितना रिड्यूस किया था, 1,20,000 किया था। ये इसके अलावा कोई और एंट्री हुई है हमारी कैपिटल रिडक्शन की, देख लेते हैं उसको भी, ठीक है। ये कर दिया है, इसके ऊपर वाला ये कर दिया है 16 लाख का। इसके अलावा यहाँ पर ये जो एंट्री हमने की है न्यू डिबेंचर इशू करने की, यहाँ पे कोई रिडक्शन का नाम नहीं आया, ठीक है। इसके बाद लास्ट एंट्री जो थी वो हमारा एसेट्स को रिड्यूस करने की थी, कितना रिड्यूस किया है हमने, ओल्ड वैल्यूज की 31,20,000 थी, न्यू वैल्यू 9,60,000 है, तो रिडक्शन कितना है, 21,60,000 का है। तो यहाँ पर हमारा एसेट्स के नाम से एंट्री हो जाएगी, एसेट्स 21,60,000। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल हमारा किस साइड का ज्यादा है, टोटल हमारा इसी साइड का ज्यादा है, 16 और 5 लाख 21 लाख, और ये 22,20,000, 22,20,000, यहाँ पर भी 22,20,000 आ जाएगा, ठीक है। और डिफरेंस में आ जाएगा यहाँ पर कितना आ गया, 60,000, ठीक है, 60,000। तो यहाँ पर जो अगर बैलेंस इस साइड निकलता है तो इसको हम किस नाम से लिख देते हैं, कैपिटल रिजर्व से लिख देते हैं, कैपिटल रिजर्व से। इस साइड जो है नहीं बचता, मुश्किल से ही बचता है। अगर बचता है बैलेंस तो उसमें अगर हमारा कोई रिजर्व्स वगैरह होंगे तो उनको यूटिलाइज कर देते हैं, जैसे कि ये वाली एंट्रीज में हमने देखा था, कैपिटल अगर हमारा रिडक्शन कम पड़ जाता है तो उसको हम अपने रिजर्व्स को यूटिलाइज कर लेते हैं। इसकी एंट्री ये रही, ठीक है, when provision for tax capital reserve security premium is utilized, ठीक है। जब इनको यूटिलाइज, उसमें बता देगा अगर अलग अलग है तो किसको यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो जितना है उसको वहां से हम यूटिलाइज कर लेंगे, उसके नाम, उसकी एंट्री हो जाएगी। अगर हमारा क्रेडिट साइड कम आता है, ठीक है, और डेबिट साइड कम आता है तो कैपिटल रिजर्व के नाम से एंट्री हो जाएगी 60,000। तो यहाँ पे हमारा 60,000 यहाँ पे कम आ रहा है, तो इसकी एंट्री हम दिखा देंगे। एसेट्स की जब हम एंट्री दिखाएंगे रिडक्शन की, तो एंट्री करने के लिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स और टू कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिडक्शन में कितना आ रहा है टोटल हमारा, दोनों को मिला के कर देंगे, और एसेट कितने, 21,60,000 की एंट्री हो जाएगी, 21,60,000 की एंट्री हो जाएगी, और कैपिटल रिजर्व में 60,000 की एंट्री हो जाएगी, दोनों को कंबाइन करके 22,20,000 की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये एसेट्स भी रिडक्शन कर दिया है।
अब इसके बाद लास्ट एक और एडजस्टमेंट इसमें बताया है, और ऑल शेयर होल्डर्स इंक्लूडिंग अंडर 3 अबव। ठीक है, 3 में कौन से शेयर होल्डर्स हैं? ये वाले शेयर होल्डर्स हैं जिनको हमने डिबेंचर्स के बदले में इक्विटी शेयर्स दिए हैं 2.5 लाख के। ठीक है, तो और पुराने वाले कितने थे? पुराने वाले 20,000 थे, पुराने वाले 20,000 थे, और प्लस ये वाले शेयर होल्डर्स, ये भी जो है 20 रुपए पर शेयर पे करने को एग्री हो गए हैं, और शेयर्स को फुल्ली पेड बना दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो बचा हुआ है ये 40 ईच का था, हमने 20 पेड अप किया हुआ है, तो जो बचा हुआ 20 है वो भी पे करने को एग्री हो गए हैं, यानी कि जो फाइनल कॉल है इसकी वो भी हम ड्यू कर देंगे और उसको रिसीव कर लेंगे। अब लेकिन हमें यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है कि हमें रिसीव कितना करना है। ठीक है, तो पुराने वाले जो जितने शेयर्स हैं वो तो हमें बताया हुआ है 20,000 थे, लेकिन नए वाले शेयर्स जो हैं वो नहीं बताया हुआ कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, हमें बस अमाउंट बताया हुआ है कि कितने के शेयर्स हैं वो। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, कितने के शेयर्स हमने उन्हें दिए हैं, हमने उन्हें 2.5 लाख रुपए के शेयर्स दिए हैं। ठीक है, और कितना रुपीज पेड अप दिया है, 20 रुपीज पेड अप दिया है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, तो 12,500 हमारे ये शेयर्स हैं, प्लस ओल्ड वाले जो है वो 20,000 हैं, तो टोटल शेयर्स कितने हो गए? 32,500 हो गए। अब ये भी हमें पे करने को एग्री हो गए, 32,500 सारे एग्री हैं पे करने को 20 रुपीज ईच के, तो हमें मिलने कितने हैं? 0 0 0 5 10 0 1 2 2 4 5 2 3 6। ठीक है, तो 6,50,000 रुपए हमें इनसे मिलने हैं। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? पहले हम ड्यू की एंट्री दिखाएंगे, क्योंकि पहले हमें क्या करना होता है? ड्यू करना होता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, शेयर रिसीव करने से पहले इसको ड्यू करना होता है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, 6,50,000 6,50,000 के नाम से एंट्री हो जाएगी जितना हम ड्यू कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रिसीव की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, 6,50,000 दोनों में आ जाएगा। ठीक है, तो बस इतना इसमें एंट्रीज होंगी ये वाले में एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अलावा कोई और इसमें ऐसी चीज नहीं थी जिसका इसमें यहाँ पे एडजस्टमेंट में मेंशन ना हो। ठीक है, सब चीज मेंशन थी एडजस्टमेंट में, तो एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग ही सारी एंट्रीज हमने पास कर दी हैं। तो जिस सीक्वेंस में एडजस्टमेंट दी होंगी उसी सीक्वेंस में हमें एंट्रीज भी करनी है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का ये वाला, और ये क्वेश्चन मैंने 2 जगह देखा है पुराने पेपर्स में। ठीक है, ये 2 जगह सेम यही क्वेश्चन आया हुआ है। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को हम पहचानेंगे कैसे? ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे? क्योंकि यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन बोला है लास्ट में, स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन की बात हुई है। लेकिन अब रिकंस्ट्रक्शन जो है वो 2 टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या फर्क होता है? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में ये होता है कि ओल्ड कंपनी को खत्म कर दिया जाता है, XYZ मान लो ओल्ड कंपनी थी, उसको खत्म करके न्यू कंपनी बना दिया जाता है। ठीक है, ABC लिमिटेड। जब न्यू कंपनी बन रही हो पुरानी खत्म करके, तो इसका मतलब वो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है। जब कंपनी का जिक्र ही नहीं है, जो कंपनी पहले थी वही कंपनी अब है और रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है, तो वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एकदम सिंपल है। ठीक है, जैसे एंट्रीज हैं उसके अकॉर्डिंग दे दी जाती है। ठीक है, अगर ऑप्शन में आ जाए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और दूसरा क्वेश्चन आ जाए, तो अगर तुम्हारी इसकी अच्छी प्रैक्टिस है तो ये कर लोगे तो अच्छा हो, मतलब जो पढ़ो सब, तैयारी सब करो। ठीक है, जो क्वेश्चन आए उनको देखो, आसान है मुश्किल है। ठीक है, कभी कभी होता है कि कोई सा आसान आ जाता है, कोई सा मुश्किल आ जाता है। ठीक है, किसी में मान लो थ्योरी आ गई और थ्योरी तुम्हें आती नहीं और छोटा क्वेश्चन है, और दूसरे में तुम्हारा जो है वो बड़ा क्वेश्चन है, तो जो इजी हो वो कर लो। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट क्वेश्चन में, किसी भी एडजस्टमेंट में एक बार एडजस्टमेंट पढ़ लो। कोई डाउट किसी एडजस्टमेंट में कि क्या चीज कहाँ पे कैसे की थी हमने?